दंगल में आज हम मोदी सरकार के बजट पर हो रही सियासी दंगल की चर्चा करने वाले हैं। मोदी सरकार की ओर से दावा किया गया है कि इस साल का बजट एक साल का नहीं बल्कि भविष्य के सशक्त भारत की बुनियाद का बजट है। विपक्षी दल गिना रहे हैं कि केंद्र की 5 बड़ी फ्लैगशिप योजनाओं का बजट काट दिया गया है। अल्पसंख्यक मंत्रालय की योजनाओं का बजट करीब आधा कर दिया गया है। यहां तक कि राष्ट्रपति भवन से लेकर इसरो तक के लिए बजट काटे गए हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से इस बार के बजट को देश के घर घर तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। देश भर में बजट के लिए बीजेपी की ओर से 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। बीजेपी के मुख्यमंत्री भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बजट के प्रचार प्रसार के लिए 3-3 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि देश के घर घर तक बजट और सरकार का लक्ष्य पहुंचे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार का बजट घर घर पहुंचाने से बीजेपी को 2024 के चुनाव में फायदा होगा? क्या इस बार के बजट में महंगाई, बेरोजगारी, किसान, गरीब जैसे बुनियादी मुद्दों के लिए कुछ ऐलान नहीं करने का विपक्ष का आरोप सही है? क्या सरकार ने चुनावी रेवड़ी के बजाय विकसित भारत के लक्ष्य के साथ बजट पेश किया है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। They show an increase of 76% in transaction and 91% in value. Fiscal support. मोदी सरकार के बजट में तालियों की गूंज रुकी नहीं रही थी। घंटे भर के अंदर पीएम मोदी समेत एनडीए के सांसदों ने 104 बार ताली बजा दी। और जब इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव और छूट का ऐलान हुआ तो 30 सेकंड तक तालियां ही बजती रहीं। I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the देश के 8 करोड़ से ज्यादा आयकर देने वाले और टैक्स देने वाले 5 करोड़ से अधिक मध्यम वर्ग के लिए इतना बड़ा तोहफा सरकार ने दिया। प्रधानमंत्री ने बताया कि ये समावेशी बजट देश के वंचित, गरीब, दलित और आदिवासी से लेकर विश्वकर्माओं तक के उत्थान के लिए है। लेकिन विरोधी दल के नेताओं ने इस बजट को बेकार करार दिया। ऐसे में 2024 के चुनावी प्लान के तहत बीजेपी ने बजट को घर घर तक पहुंचाने का प्लान बनाया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बजट के प्रचार के लिए 3 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन कर दिया। एक ग्रुप में पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मुंडा, वीरेंद्र खटीक, अनुराग ठाकुर, जी किशन रेड्डी और प्रहलाद जोशी जैसे मंत्रियों के साथ बैठक भी कर ली गई। 3 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खुद दोनों सदनों के सांसदों को बजट के बारे में बताएंगी। ये भी तय हुआ कि बजट का प्रचार करने के लिए बीजेपी के बड़े नेता 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बजट पर बातें करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी डाली। एक सर्वस्पर्शी समावेशी बजट है। समाज के प्रत्येक तबके को, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, वंचित, उन सबको इसमें अवसर देने का कार्य किया है और इन सभी अवसरों को यूनियन बजट में सप्तऋषि के रूप में संबोधित किया गया है। दूसरी तरफ विपक्षी दलों के सांसदों ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के लिए सुबह सुबह संसद भवन में बैठक की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में हुई बैठक में कांग्रेस के अलावा टीएमसी, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव गुट, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, जेडीयू, डीएमके, सीपीआई, सीपीएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस और केरल कांग्रेस जैसे दलों के सांसद जमा हुए। इसमें सरकार के खिलाफ बजट सत्र में उठाने वाले मुद्दों का मंथन हुआ। सरकार की फर्ज होते हैं कि आम लोगों को सुविधा मुहैया कराना, लेकिन ये सरकार एक किस्म की जेब कटुआ की सरकार बन गए। हमारे जेब से लेते हैं 1000 रुपया, हमें वापस देता है 200 रुपया। हमें दान करते हैं, लगता है कि हमें दान देते हैं, ये हमारा हक नहीं है।
मोदी सरकार के बजट की अच्छी बातों को नजरअंदाज करके विपक्ष की ओर से जोर शोर से प्रचार किया जाने लगा कि सरकार ने बजट में हर क्षेत्र में कटौती की है। मनरेगा का बजट 89,154 करोड़ से घटाकर 61,032.65 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पीएम कृषि सिंचाई योजना में 12,954 करोड़ से घटाकर 10,787 करोड़ रुपए कर दिया गया। नेशनल एजुकेशन मिशन का बजट 39,553 करोड़ रुपए से घटाकर 38,953 करोड़ रुपए हो गया। नेशनल हेल्थ मिशन का बजट 37,160 करोड़ से घटाकर 36,785 करोड़ रुपए कर दिया गया। और तो और अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट 5,020 करोड़ से घटाकर 3,097 करोड़ कर दिया गया। असदुद्दीन ओवैसी ने तो ट्वीट भी किया कि मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का बजट 40% काट दिया। उधर राज्यों में कहीं कम फंड मिलने के खिलाफ विरोध शुरू हो गया तो कहीं किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जबकि बीजेपी की ओर से बार-बार बताया जा रहा है कि ये बजट सिर्फ एक साल का बजट नहीं, समृद्ध भारत की बुनियाद का बजट है। यह महज वर्ष 2023-24 के डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, बल्कि देश के विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला ब्लूप्रिंट है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ने मध्यम वर्ग के लिए, नौकरी पेशे में लोगों के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बजट की बुनियाद पर 2047 में सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प तय किया है। दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ जहां बीजेपी से ऐतिहासिक बजट करार दे रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है नील बटा सन्नाटा। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे। 2024 के चुनाव के मद्देनजर बजट को घर घर पहुंचाने से क्या बीजेपी को फायदा होगा या फिर विपक्षी पार्टियां जो दावा कर रही हैं उनके दावे में दम है। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रोहन गुप्ता जी, आप स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के, कुछ ही देर में हमको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। अतुल अंजान साहब, नेता सीपीआईएम के, इस वक्त हमारे साथ राजधानी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। कलीमुल हफीज साहब आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप नेता हैं एआईएमआईएम के। सुजाता पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। प्रदीप भाटी जी थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ेंगे। लेकिन गौरव भाटिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, आज कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया है कि सरकार 1,000 रुपए लेती है और 200 रुपए डालती है। इस बजट को घर घर तक पहुंचाने का जो मकसद है उसमें कभी कामयाबी नहीं मिलेगी बीजेपी को। क्या है इस पर जवाब आपका? चित्रा जी, मैं समझता हूं किस तरह से कल प्रधानमंत्री जी ने बताया कि देश के लिए ये वो बजट है जो देश को शक्तिशाली बनाता है और जो आम जनता है उसके लिए सशक्तिकरण करता है। और सबसे पहले मूल भावना ये थी कि हर नागरिक के मन में एक हर्षोल्लास की भावना थी और वो जानता है उसका भविष्य उज्जवल है। स्टॉक मार्केट बढ़ रहा था, जो सामान्य आदमी है, मध्य वर्ग का आदमी है, उसको किस तरह से टैक्स रिबेट मिलेगी, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, वो सब आंकड़े अभी मैं रखूंगा जी। लेकिन एक कोना है, एक विपक्षी दल है जहां पे मातम का माहौल था। वो बहुत दुख मना रहे थे, वो कह रहे थे ये बजट में कुछ नहीं है। वो अभी आपने बताया ना, कह रहे हैं कि 1,000 रुपए लेते हैं तो 200 रुपए जनता तक जाता है। मुझे राजीव गांधी की याद आ गई, जिन्होंने कहा था मैं 1 रुपया केंद्र से भेजता हूं लेकिन 10 पैसे जनता तक पहुंचता है। लेकिन ये मोदी जी की सरकार है, 27 लाख करोड़ रुपए केंद्र की जो विभिन्न योजनाएं हैं उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है। अब मैं बड़ी बात पे आता हूं। बड़ी बात यह है जो हमें बताना चाहिए सबको, और मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से बताऊं। डिफेंस का बजट, ये आज तक का सबसे ज्यादा बजट जो है 4,32,000 करोड़ और बड़ा है 47,350 करोड़। याद करिए, राफेल लाने के लिए जब एके एंटनी से पूछा गया तो उन्होंने कहा मेरे पास तो रुपया नहीं है। मनमोहन सिंह जी कहते थे पैसे पेड़ पे नहीं लगते। अब आप देखिए, देश मजबूत रहेगा तो हम भी मजबूत रहेंगे। दूसरा, एजुकेशन, इसमें बढ़ोतरी आई 8,621 करोड़ की। और फर्टिलाइजर सब्सिडी, किसानों की बहुत बात हो रही थी, 70,000 करोड़ रुपए ये बढ़ी है। इसी तरह से मैं एक आंकड़ा और दे दूं, एनर्जी, भारत को एनर्जी की आवश्यकता है
सोलर एनर्जी हो, बाकी तरीके से एनर्जी हो, इसमें 45,695 करोड़ की वृद्धि है। ठीक है। ये कुछ आंकड़े मैंने क्यों रखे? मैंने इसलिए रखे कि रोंदू फूफियां जो है ना, ये लोग रोती रहती है, छाती पीटती है। आप इनसे पूछिए एक सकारात्मक चीज बजट में बताए। आपको मालूम है महिला का अपमान करके क्या बोले? ये कह रहे हैं उनकी वस्त्र अच्छे थे, उनका ये अच्छा था। अरे आप मतलब इसके ऊपर उठ के कभी जो गुणवत्ता है इस बजट की, उसकी सकारात्मक आलोचना भी करेंगे तो हम लोग जवाब देंगे। केवल आलोचना करना इनका मकसद है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है और सिर्फ 4 बार इस शब्द का जिक्र आया है इतने लंबे चौड़े बजट के भाषण में। रोजगार के मुद्दे पर कुछ आंकड़े भी मेरे साथ हैं, उस पर जवाब मैं लूंगी गौरव भाटिया जी आपसे, लेकिन उसके पहले रोहन गुप्ता जी, वो कह रहे हैं इन लोगों की आदत पड़ गई है, बजट अच्छा भी रहेगा तो भी इन लोगों को रोने की आदत है और मातम मनाने की। बजट में कोई भी बात कांग्रेस पार्टी को अच्छी नहीं लग रही है क्या? देखिए चित्रा जी, पहली बात जो अभी भाजपा प्रवक्ता बोल रहे थे या जो बजट में कल से सारा डिस्कशन हो रहा है, हमको समझना पड़ेगा कि देश के मुख्य मुद्दे क्या थे। और ये इस सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है और जब जो सरकार जाने वाली होती है उसको मौका होता है कि एक प्रायश्चित करने का। मुझे लगता था वो प्रायश्चित का जो मौका है इस सरकार ने और इस भाजपा ने खो दिया है। क्यों मैं ये चीज बोल रहा हूं? चित्रा जी, इस सरकार में प्रधानमंत्री जी ने काफी वादे किए थे कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, 2022 तक हर भारतीय को घर मिल जाएगा, 2022 तक हर भारतीय के घर में 24 घंटे बिजली मुहैया हो जाएगी, 2022 तक हर साल 2-2 करोड़ की हम लोग नौकरियां देंगे। ये सारे वादे उन्होंने देश की जनता को किए। उनकी बातों पे, उनके भाषण पे देश की जनता ने भरोसा किया और भाजपा को शासन में लेके आए। आज तक वो अच्छे दिन का वादा और वो 15 लाख का कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। मुझे लगता था कि आम आदमी की जेब में कुछ पैसा डाल के ये वादा पूरे कर सकते थे। इस बार का बजट कैसा नंबर लगा? 2, कोई इस भी अच्छी सरकार बात की नहीं रही क्या विफलताओं इसमें? ने वादे तो एक बाजू, हाँ। एक मिनट सुन और लीजिए। अब तो सरकार का पूरा चित्रा जी, मैं आपको बोल रहा हूं, प्लीज मेरी बात को 2024 के मद्देनजर में मेरे सवाल है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, उस पे आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। मैं अच्छी चीज कहूंगा, मैं गौरव भाटिया को नाराज नहीं कहूंगा, मैं अच्छी चीज की भी बात करूंगा। सुन लीजिए, मेरी बात को खत्म होने दीजिए। और इस सरकार ने कुछ देने की बजाय जो लिया, नोटबंदी हो या जीएसटी से, क्या हुआ कि देश की जो 1% लोग हैं उनके पास आज 40% संपत्ति हो जाती है, 50% के बाद सिर्फ 3%। तो ये जो इनकम की प्रति व्यक्ति आय में देश 144वें नंबर पे चला गया। जो बांग्लादेश हमसे पीछे हुआ करता था वो हमसे आगे चला गया। ये इनकी पॉलिसी का रिजल्ट है। और एक चीज, महंगाई और बेरोजगारी का दर दिसंबर में, ठीक है, महंगाई और बेरोजगारी पर लगातार भाजपा प्रवक्ता को अनइंटरप्टेड टाइम मुझे डिस्टर्ब कर रही है बीच में, ये तरीका नहीं है ना। अब सर इतनी लंबी स्पीच देने के लिए बुलाए नहीं है, डिबेट में हम सारे दर्शक देख रहे हैं, मैं मेरी बात को खत्म कर रहा हूं। सारे दर्शक भाजपा प्रवक्ता को बैठे हुए हमारे साथ, उतना तो टाइम दीजिए मुझे। आप बोलिए, उतना भी टाइम नहीं दे रही, बोल लीजिए सर। अब टाइम देख के मैंने टाइम दीजिए मुझे, बोलिए 30 सेकंड और दे दीजिए। नहीं प्लीज, आपने नहीं किया, आपने 2 बार मुझे इंटरप्ट किया। नाराज मत होइए, बोलिए। मुझे 30 सेकंड चाहिए, मेरी बात को मैं खत्म कर रहा हूं। प्लीज 30 सेकंड दे दीजिए प्लीज। नाराज होने का मुझे अधिकार इतना तो है। मेरा सिर्फ इतना कहना है चित्रा जी कि जिस प्रकार से जो एड्रेस करने के मुद्दे थे, हम किसानों की बात कर रहे हैं। किसान जो निधि है, प्रधानमंत्री किसान निधि, सिर्फ 3.5 करोड़ खेडूतों को वहां पे बेनिफिट पहुंच रहा है। एमएसपी के बारे में कुछ नहीं है। कुल मिला के अगर आम आदमी की जेब में कुछ जाता तो मुझे खुशी होती। और बिल्कुल अच्छी बात यह रही कि उन्होंने ट्रेलर दिखाया, अच्छी तरह से बजट को प्रेजेंट किया, सेंसेक्स ऊपर गया, जब लोगों को समझ में आई सेंसेक्स नीचे गिर गया। मुद्दा जब तक आम आदमी की जेब में, जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर अगर आप रेट कम करते तो भी आम आदमी की जेब में 2 पैसे जाते। आज हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट रेट क्या हो गौरव भाटिया जी, आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। अतुल रंजान जी भी हमारे साथ हैं, ठीक है। हाँ, आमदनी ठन्ने खर्चा रुपया, लोगों को राहत पहुंचाने का कोई काम सरकार की ओर से नहीं किया गया है। गौरव भाटिया जी, रोहन गुप्ता जी ये बातें कहते हुए आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। मुझे तो यूपीए की वो सरकार याद आ गई जब आमदनी रुपया थी और 99 पैसे गांधी परिवार लूट खसोट लेता था, वाड्रा किसानों की जमीन हड़प लेता था। जो मुद्दे इन्होंने उठाए, देखिए कितना झूठ बोला जाता है। इन्होंने कहा सेंसेक्स नीचे आ गया, क्या कल सेंसेक्स बढ़ा नहीं? पहली बात ये गलत है, तथ्यात्मक रूप पे ही गलत है। आपने एक रोजगार की बात उठाई, मैं आपको बताता हूं। केपेक्स जो एक्सपेंडिचर है वो 10 लाख करोड़ कर दिया गया।
जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो क्या रोजगार के अवसर पैदा नहीं होंगे? क्या ये सत्य नहीं है कि पिछले 3 महीने में 2,25,000 नियुक्ति पत्र तो प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं? क्या ये सत्य नहीं है कि जब 36 करोड़ हम मुद्रा योजना में लोन देते हैं उससे भी रोजगार उत्पन्न होता है? क्या ये सत्य नहीं है कि जब हाईवे बनेगा, चुप करा लीजिए, मैं इनके बीच में नहीं बोलता हूं, हमने तो वादा नहीं किया था, मैं जानबूझ के दिखाना चाहता हूं कि ये अंदर से कितने बौखलाए हैं। 2 करोड़ शांत करा लीजिए प्लीज। ठीक है, एक चित्रा जी, जब आप इन्हें शांत वो नहीं बोलेंगे बीच भाषा में। तो आपकी ठीक है, खराब है। अपनी बात को आगे बढ़ाइए, 4 और लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपनी बात रखने के लिए। गौरव भाटिया जी। धन्यवाद। हाँ चित्रा जी, एक सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि जब ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का, रोड मिनिस्ट्री का बजट 5,17,000 करोड़ हो जाता है, 1,65,000 करोड़ ज्यादा, तो क्या ये रोजगार उत्पन्न नहीं करेगा? जब रेलवे का बजट 2,40,000 करोड़ हो जाता है, जो ऐतिहासिक है, सर्वाधिक है आज तक का, क्या ये रोजगार उत्पन्न नहीं करेगा? और जहां तक एम्प्लॉयमेंट की बात करी, मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर बड़े प्रदेशों में कहां है? राजस्थान में है 28.5%, वहां बात नहीं करेंगे। झारखंड में है, वहां बात नहीं करेंगे। बिहार में 19%, वहां बात नहीं करेंगे। हमारा बजट जो करता है, किसानों की ये बात कर रहे थे, हाँ। 2.25 लाख करोड़ रुपए, 11 करोड़ किसान लाभान्वित हुए, सीधे अकाउंट में गए हैं। चित्रा जी, ठीक है। इनकी सरकार थी, 70,000 करोड़ रुपए कर्जा माफी का एक झुंझुना पकड़ाया एक बार, और हमने 2.25 लाख करोड़ रुपए तो किसान के अकाउंट में डाले हैं। और मैंने आपको फर्टिलाइजर सब्सिडी के भी आंकड़े दिए। ठीक है। फर्टिलाइजर सब्सिडी जिस तरह से बढ़ाई गई है, हाँ। वो क्या अपने आप में ऐतिहासिक नहीं है? ठीक है। वो सब बात नहीं करेंगे, केवल और केवल आलोचना करना और नकारात्मक राजनीति। ठीक है, नकारात्मक राजनीति करने की क्या कांग्रेस पार्टी को आदत पड़ गई है? और वो कह रहे हैं राजस्थान में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है, वहां का जिक्र क्यों नहीं करती है कांग्रेस, जहां पर आपकी सरकार है? बिल्कुल 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 मैं करूंगा। देखिए, इसी को बोलते हैं मानसिक दिवालियापन। अरे बजट में अलोकेशन तो हर साल होता है, फिर भी बेरोजगारी का दर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जिस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज ओपन होनी चाहिए, ये सरकार में वो तरीका है ही नहीं। आप बात कर रहे हैं 2 लाख नौकरियों की, 2 करोड़ का वादा हमको पूछ के तो नहीं दिया था। और इन्होंने सही कहा, इनकी सरकार में पहले तो जो हम 1 रुपया देते थे, ये 50 पैसे देते हैं और वो भी जनता से वापस ले लेते हैं। लूटो सरकार है। पेट्रोल और डीजल के 10-24 लाख करोड़ लूट लिए, 1 रुपया वापस नहीं दिया। क्रूड के रेट आधे हो गए, कोई वापस नहीं दिया। 4 बार बैंक के रेट बढ़ा दिए क्योंकि इन्फ्लेशन इनसे कंट्रोल में नहीं आ रहा है। आज होमलों के रेट क्या है जरा पूछिए जनता को। आपकी कैपेसिटी है ही नहीं, आपकी कैपेसिटी नहीं है, प्रायश्चित के भी लायक नहीं हो। आपने देश की जनता को दिखा दिया कि आप कोई लायक नहीं हो, आपकी कैपेसिटी है ही नहीं। लूटो और राज करो, अंग्रेज चले गए, तुमको छोड़ के चले गए। किसान हो, बेरोजगार हो, नौजवान हो, महिला हो, आपने सबको निराश किया है, सबको निराश। बोले चुप रहेंगे, इनके मुंह पे टेप लगवाइए, इनके मुंह पे टेप लगवाइए। ठीक है, आगे ही बात नहीं बढ़ेगी। मैं दे रहा हूँ आंकड़ा, मैं दे रहा हूँ आंकड़ा। बोलिए रोहन जी, क्या है? देख रहा हूँ। आप क्यों बीच में बौखला गए? इतनी बौखलाहट क्यों? अरे मैं सारे आंकड़े दे रहा हूं। आपने जो जिस प्रकार से आपके बजट में अलोकेशन, मैं बता रहा हूं, कृषि का अलोकेशन, 1 मिनट आंकड़े सुन लो। मनरेगा का बजट कम करके 60,000 करोड़ कर दिया। और आंकड़ा चाहिए आपको? कौन सा आंकड़ा चाहिए आपको? कृषि का बजट आपने कम कर दिया। सारे आंकड़े आंकड़े के लायक ही नहीं हो। आंकड़े तो भाग जाओगे आप लोग। आपकी हकीकत है, आपकी जो हकीकत है, अरे सुन लीजिए बात को, आपकी हकीकत में बता रहा हूं। आपको जो बोलना है, आपका भाषण आपने कल कर लिया, जनता को कुछ आपने लॉलीपॉप दिया है, जनता को आपने कुछ नहीं दिया। ठीक है, बाकी मेहमानों को भी चर्चा में लेकर आऊंगी। अतुल अंजान जी, सीधे आपके पास आते हुए। ठीक है सर, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। अब अतुल अंजान जी की बारी है। अतुल जी, यहाँ पर देखिए, मिडिल क्लास के लिए 7 लाख तक टैक्स को किस तरह से राहत पहुंचाने का काम किया गया है यहाँ पर टैक्स के मामले में। वहीं फ्री में अनाज योजना को 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। स्टार्टअप योजना के जरिए छात्रों को फायदा पहुंचाने के लिए युवाओं को टारगेट कर रही है। वहीं आदिवासी क्षेत्रों में 15,000 करोड़ रुपए देकर वहां के लोगों का विकास करने की सरकार की ये जो योजना है, क्या आपको लग रहा है कि हर जगह कमी ही है और इस बजट को वो घर घर तक पहुंचाना भी चाहती है ताकि 2024 को साधा जा सके? इस प्लान को कैसे देख रहे हैं अतुल जी आप? चित्रा जी, इस बजट के सिलसिले में पूरे मंत्रिमंडल के लोग और पूरे भाजपा के लोग प्राण प्राण से जुटे हैं
कि सच्चाई को किस तरह से उस पर कालिक पोती जाए। मैं कहता हूं, लिखा गया है अमृत काल का ये बजट है, अमृत काल का विष से भरा हुआ विष काल का बजट है। ये विष काल का बजट है। इसमें सिर्फ एक झुंझुना है 5 लाख से 7 लाख, बाकी क्या है? ये कह देने मात्र से कि हमने एक दलित को राष्ट्रपति बना दिया, एक शेड्यूल कास्ट को मैंने जो है राष्ट्रपति बना दिया, एक वनवासी शेड्यूल ट्राइब को हमने राष्ट्रपति बना दिया। इस बजट के आंकड़ों में अगर आप देखेंगे कि SC ST को सिर्फ बजट का 3.5% SC को मिला है, और कुल मिलाकर के आप देखिए कि इनकी आबादी लगभग 15% है, और ST को सिर्फ 2.7% इस बजट में स्थान मिला है, जिनकी आबादी 8.5-9% इस देश के अंदर है। जहां तक ये बात करते हैं, क्या हाल है उनकी दयनीय, रोजगार की बात नहीं करना चाहते। अब स्टार्टअप का झुंझुना दे रहे हो, स्टार्टअप में तो आपका रुपया डूबता चला जा रहा है। बैंकों से जो दिलवाया गया है, कोई स्टार्टअप से पैसा वापस मिल नहीं रहा है। 12 लाख करोड़ रुपए NPA में आपके जो तमाम मित्र देश में से लूट करके चले गए हैं, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं है। इस बजट में इसकी चर्चा होनी चाहिए थी कि ये जो बजट के अंदर सेबी क्या कर रही है, सेबी का काम क्या है, ये क्यों जो है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर नीचे गिरावट हुई, ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट क्या है, कोई बात नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से 17वें नंबर पर नंबर 1 का आदमी चला आया। इतनी बड़ी लूट है उसके अंदर, आप इसकी भी चर्चा नहीं कर रहे हैं कि पेगासस में क्या हुआ। तो आप सब लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, आप बड़ा भारी गांव तक, अरे हम भी गांव तक ले जाएंगे। आप 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम 200 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को बचाएंगे। आप कह रहे हैं एग्रीकल्चर में हमने बहुत किया, गिनते जाइए, मैं 1 मिनट के लिए समय लेना चाहता हूं। टोटल एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स के ऊपर 2022-23 में 1,51,521 रुपए करोड़ का प्रावधान था, जिसे 2023-24 में 1,44,000 कर दिया गया, करोड़ रुपया कर दिया गया, 5% गिरा दिया गया। ये कह रहे हैं ना किसान की आय दुगनी करेंगे, कैसे दुगनी करेंगे? एग्रीकल्चर एंड अलाइड एंड टोटल बजट 3.4% का था, आज ये 3.2% का करके रख दिया। आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 15,000 करोड़ का काम किया था, उसे घटाकर 13,625, 12% कम कर दिया। आपने प्राइम मिनिस्टर किसान योजना का 68,000 करोड़ था, उसे घटाकर 60% कर दिया, ये 13% की गिरावट हो गई। मनरेगा में 73,000 करोड़ रुपया था, आपने घटाकर 60,000 कर दिया, ये 18% घट गया। मैं कह रहा हूं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 10,433 करोड़ रुपया था, जिसे घटा के 7,150 करोड़ करके सबसे ज्यादा 31% की कटौती कर दी। और प्राइम मिनिस्टर की आशा प्रोग्राम जो MSP के तहत आता था, उसे 1 करोड़ दिया था, उसे हटाकर खत्म कर दिया। हम वो आंकड़े दिखा दे रहे हैं जी। और प्राइस सपोर्ट मार्केट इंटरवेंशन था 1,015 करोड़ का, उसे घटा करके आपने 0.1 करोड़ करके सब समाप्त कर दिया। तो मैं ये पूछ रहा हूं, ग्रामीण भारत के लिए ये विपदाओं से भरा हुआ बजट है, ये ग्रामीण भारत के साथ इंसाफ नहीं करता। पेट्रोल अलग, डीजल अलग, सबसे ज्यादा GST कौन देता है? GST अभी ऑक्सफैम की रिपोर्ट का जिक्र नहीं किया लोगों ने। ऑक्सफैम की रिपोर्ट को क्यों नहीं कहा? उस वित्त मंत्रालय में और वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में ऑक्सफैम की रिपोर्ट को नकारा क्यों नहीं? ठीक है, इसका मतलब स्वीकार कर लिया। गौरव भाटिया जी, आप जवाब दे दीजिए। पास देश की 40% दौलत है, और ये सब आर्थिक नीतियों से पैदा हो रही है। कहां सरकार की ओर से बजट में बड़ी कटौती की गई है, विस्तार से उन्होंने उसकी जानकारी दी है। गौरव भाटिया जी, ऐसा क्यों किया गया? वो कह रहे हैं कि ग्रामीण भारत की रीढ़ तोड़ने वाला ये बजट है। देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने बिल्कुल गलत कहा है। ग्रामीण भारत की ही पहले बात कर लेते हैं। उनके आंकड़े ही गलत है। मैं समझ नहीं पाया, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, गलत आंकड़े क्यों दे रहे हैं। जो ग्रामीण डेवलपमेंट का बजट था, ये 31,911 करोड़ बढ़ा है। इस बार 2,38,204 है। 2022-23 में ये 2,06,293 करोड़ था। पहली बात। दूसरी बात, आप देख रहे कैसे गुमराह करते हैं तर्क के नजरिए से। देखिए, इन्होंने कहा जो SC ST की आबादी है वो इतनी है, लेकिन बजट का परसेंटेज जो है वो बहुत कम है। मैं पूछना चाहूंगा, जो PM आवास योजना जिसको करीब 31,590 करोड़ बढ़ाया गया है और बजट कर दिया गया है करीब 80,000 करोड़ का, इसका लाभ क्या SC ST को नहीं मिलेगा? क्या OBC को नहीं मिलेगा? जब प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं
कि हम हर घर में जल पहुंचाएंगे और 10,000 करोड़ बजट बढ़ा देते हैं जल जीवन मिशन का और 70,000 करोड़ कर देते हैं, क्या उसका लाभ SC ST को, OBC को, माइनॉरिटी को नहीं मिलेगा? देखिए होता क्या है चित्रा जी, मैं और बिंदु पे भी अभी जवाब दूंगा। ये लोग अध्ययन भी ढंग से नहीं करते हैं। कह रहे हैं उनकी जनसंख्या का अनुपात है इतना, इसलिए बजट होना चाहिए इतना। क्यों? जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जो हमने बताया, उसका लाभ जो है वो SC ST को नहीं मिलेगा। उनके लिए अलग सड़क आप बनाना चाहते हैं, ये तो आपकी सोच है। तीसरी बात मैं बता दूं कि जब आप जनजाति की बात करते हैं, अनुसूचित जनजाति की, तो ये भूल जाते हैं किस तरह से 740 नए रेजिडेंशियल स्कूल बनाए जाएंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ये मानते हैं कि शिक्षा से ही उनके उज्जवल भविष्य का रास्ता निकलेगा। और एक बात पे और बता दूं, वो समय याद करिए जब 1 रैंक 1 पेंशन 2013-14 में ये लागू करती है कांग्रेस की सरकार, लेकिन 500 करोड़ का बजट छोड़ के जाती है, केवल सपना दिखाती है। और आपको मालूम है 50,000 करोड़ रुपए का भुगतान जो हमारे सेवानिवृत्त जितने लोग हैं उनको मिला है, क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन लागू हुई। ये क्या दिखाता है? सपने दिखाते हैं, ये पूरा करते हैं नरेंद्र मोदी जी, और इसीलिए इनको दर्द होता है। ठीक है अतुल जी, आप जल्दी से अपना जवाब दे दीजिए, बाकी मेहमान भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ये बात तो सच है ना कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है हर गरीबों को देने के लिए, उसका बजट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है अतुल अंजान जी, तो उससे तो गरीब लोगों को ही फायदा होगा, हर जाति हर वर्ग को फायदा होगा। मैं चित्रा जी उतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं। अगर पढ़ा लिखा आदमी होता तो मैं पार्टियां बदलता रहता। मैं अपनी जगह पर, अपनी सोच पर कायम हूं। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि सभी चीजों से तो सभी हिस्से को होगा, लेकिन फिर आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्यों करते हैं? आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्यों करते हैं? आइडेंटिटी पॉलिटिक्स अगर आप करेंगे तो उसमें आप फंसेंगे। आपने क्या किया इस पूरे किसान आंदोलन का, जिसमें देश में लाखों करोड़ों लोगों ने भाग लिया, किसानों ने, जिस पर वो 750 लोगों की ने अपनी कुर्बानी दी दिल्ली के गेट पर, संसद के दरवाजे पर, जाड़ा गर्मी बरसात, सरकार की सारी योजनाओं का उनके खिलाफ जो थी उसका सामना किया, और आपने लिखित समझौता किया। उस MSP के बारे में कहा था 1 महीने में तय करेंगे सारी खेती किसानी का, कोई जिक्र नहीं MSP का, क्या कोई बात नहीं है, कोई आपने उसके अंदर वादा नहीं किया। तो आप कर क्या रहे? कृषि लागत दर 20 से 22% हर रबी और खरीफ में बदलती चली जा रही है। और क्या हो रहा है पेट्रोल और डीजल का? इन सारी चीजों पर गौर करने की जरूरत है। इसलिए ये बजट, एक ही बात अच्छी है इसके अंदर। आप कहेंगे क्या अच्छी बात है? मैं इस बात को अच्छा समझता हूं कि आपने रेलवे को 2.25 लाख करोड़ दिए, लेकिन याद रखिए रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करने का भी रास्ता आपने खोला है। ये प्राइवेटाइजेशन का रास्ता इस देश के लिए नौकरी नहीं देगा। SC ST गरीब OBC, जब सरकार की कंपनियां ही नहीं होंगी तो सरकारी आरक्षण मिलेगा कैसे? क्या हलवाई की दुकान पर जलेबी बनाने में आरक्षण मिलेगा या किसी के दुकान पर मिलेगा? ये देश के अंदर साधारण जन की हड्डी पर कबड्डी खेलने वाला बजट है। ठीक है सर, गौरव जी आप जवाब दीजिएगा, बाकी मेहमानों से भी जल्दी जल्दी से मैं टिप्पणी ले लेती हूं, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है सर, कलीमुल हफीज साहब अपने सामाजिक संबंधों का और पारिवारिक संबंधों का ध्यान रखिए सर। ठीक है, कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मुद्दे पर रहते हैं। बजट एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। कलीमुल हफीज साहब, ऐसी बात आपसे नहीं कर रहा हूं। MIM को भी दिक्कत हो रही है। 40% अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बजट को कम किया गया है, लेकिन वो समावेशी विकास का जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सबको साथ में लेकर चलने का जो संकल्प है भारत सरकार का, उसको पूरा करने में लगातार सरकार लगी हुई है। हफीज जी, नहीं तो आप बीजेपी से पूछिए कि इस अमृत काल में जहां अमृत की वर्षा हो रही है, वहां मुसलमानों का ऐसा कौन सा गुनाह है कि उनके हिस्से में जहर आ रहा है, विष आ रहा है? पहले ही वो उनकी अल्पसंख्यकों की आबादी 20% है। अगर आप बजट के कंपोनेंट से ही देखें, प्रोपोर्शनेटली देखें, तो SC ST के लिए आप 6% रखते हैं, और लेकिन ऑलरेडी मुसलमान या अल्पसंख्यकों के लिए सिर्फ 0.1% था, यानी 5020 करोड़, उसे भी कम करके आपको 3097 करोड़ कर दिया। और कम क्या किया है आपने? यानी कि गरीब मुसलमानों के बच्चे जो क्लास 1 से लेके 8वीं तक स्कॉलरशिप लेते थे, आपने उन मासूम बच्चों से स्कॉलरशिप छीन ली, उनके पढ़ने के मौके आपने कम कर दिए। इसके साथ ही आप एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान होना चाहिए और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, तो दूसरी तरफ आपने जो 160 करोड़ रुपए बजट था मदरसा टीचर्स का, उसे आपने 10 करोड़ कर दिया। यानी बिना टीचर्स के मदरसे कैसे मॉडर्नाइज होंगे, कैसे वहां के बच्चे पढ़ेंगे? इसी के साथ साथ जो मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन
जो और नेशनल फेलोशिप देती थी और दूसरी स्कॉलरशिप देती थी, उसका बजट 100 करोड़ से घटाकर 10 लाख कर दिया। आप ये कौन सा खेल खेल रहे हैं? आप जुल्म तो कर ही रहे हैं और जुल्म करते हुए नजर भी आना चाहते हैं। पहले तो आप दूसरी तरह से चाहते थे, अब आप बजट में भी नजर आ रहे हैं। आप बताइए 40 लाख करोड़ में मुसलमानों के पास 5 मुसलमानों के लिए आपके पास 2000 करोड़ नहीं है। उनके बच्चों के लिए, उनके इदारों के लिए आप उनको कैसे आखिर तरक्की में मुख्य धारा में लाएंगे? कैसे आप पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं जब उनको बजट में एलोकेट ही नहीं करेंगे? पिछली बार भी 5000 करोड़ जो आपने रखा था उसमें सिर्फ 2600 करोड़ रुपए खर्च हुए। आपने क्या मंत्री को सजा दी उसकी? आपको मंत्रालय से हटा देना चाहिए था स्मृति ईरानी को कि आपने आखिर 2400 करोड़ रुपए खर्च नहीं किया। बजाय मंत्री को हटाने के आपने बजट कम कर दिया। ये सरासर जुल्म है। और दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक मैं उत्तर देना चाहता हूं जी, हाँ ठीक है, बाकी लोग भी साबित हो गया। ठीक है। सुजाता पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और स्टूडियो में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदीप भाटी जी, उनके पास में चलूंगी, लेकिन गौरव भाटिया जी आ रही हूँ। रोहन गुप्ता जी, ये बात तो सच है ना, अब आप सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं, तो अल्पसंख्यक मंत्रालय में इतनी भारी कटौती क्यों कर दी गई, जो सवाल इस वक्त कलीमुल हफीज उठा रहे हैं? चित्रा जी देखिए, सबसे पहले तो मुझे तो शर्म आई कि ये केवल और केवल एक धर्म विशेष की बात करते हैं। मैं एक बहुत तर्कपूर्ण आपको जवाब देता हूं। इन्होंने कहा मदरसों का बजट कुछ 100 करोड़ घटाया है। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, आप 2013-14 का जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री थी, एक शांत ठीक है, सुन, चिल्लाइए मत, ले चित्रा जी, जब हमारी सरकार आई और यूपीए के जमाने में 2013-14 का जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री का बजट था, वो करीब करीब दुगने से ज्यादा कर दिया श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। और मैं बड़ा सवाल उठाता हूं, जब एजुकेशन बजट पिछले साल 1,05,000 करोड़ था और अब 1,12,900 करोड़ है, ये वृद्धि करीब करीब 8,000 करोड़ की है। क्या मुस्लिम बच्चे उन स्कूलों में नहीं जाएंगे जो सबके लिए बने हैं? आप क्यों हमेशा चाहते हैं कि मुस्लिम बच्चे मुख्य धारा से कटे रहें? जब मैंने कहा अनुसूचित जनजाति के लिए घर आएंगे, नल में जल आएगा, जब मैंने बताया किस तरह से हमारी एक विजन है, तो उसमें मुसलमान भी तो आते हैं। आप हर बात पे चाहते हैं कि उनका अलग बंटवारा कर दिया जाए, जबकि हमारा ये मानना है कि मुसलमान भी उतना ही हक रखते हैं मुख्य धारा से जुड़ने के लिए जितना हिंदू सिख ईसाई रखते हैं। तो हेल्थ बजट हो, एजुकेशन हो, रेलवे बजट हो, किसी के लिए भी जो बजट होगा वो मुसलमानों के लिए भी उपयोग होगा। कि हमेशा मुझे अलग बजट क्यों नहीं दिया, अलग बजट क्यों नहीं दिया? मैं आपसे एक मिनट चित्रा जी 10 सेकंड लूंगा, चुनौती लेके पूछता हूं। आप बताइए, आप सुनिए, पहले यूपीए में सरकार का हिस्सा थे, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट तब कितना था और इस साल कितना है, बताइए, फिर मैं बताता हूँ। देखिए, जब यूपीए ने छोड़ा तो उनका बजट 3,500 बताइए था। आप हिस्सा और उनका टोटल बजट जो साइज था वो 20 लाख करोड़ था, 40 लाख करोड़ का बजट साइज है। दूसरी बात सुनिए, आपने कहा हम 1 करोड़ लोगों को स्कॉलरशिप देंगे, सिर्फ आप 30 लाख और 35 लाख बच्चों को रहे और उसको भी आपने कट कर दिया। तो आप बोलते क्यों? फिर क्यों आप मुसलमानों को गुमराह करते हैं कि हम आपके बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे? आप बोला मत कीजिए। आपने उत्तर नहीं दिया। मुसलमानों की बात आप कर रहे हैं, ये जो बजट बड़ा है इसमें मुसलमान बच्चे नहीं पढ़ेंगे। तो सिर्फ मुसलमान मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इन स्कूलों में मुसलमान बच्चे नहीं जाएंगे भाई साहब? आप मुसलमान भी करते हैं, आप तो इतना डिवाइड करते हैं। आप हमसे कह रहे हैं, अरे हम तो, हमें तो स्पेसिफिक नहीं, तो उससे दर्द है, स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूँ। उससे आपको दर्द है। मुसलमानों ने आखिर क्या बिगाड़ा है आपका? क्या आपने बजट में भी 40% आपने क्या जवाब दिया? उससे ज्यादा बजट हमारा है या नहीं है? नहीं है आपका बजट। आपने 5,000 करोड़ वाले यूपीए में आप हिस्सा थे, उससे ज्यादा माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट आज है या नहीं है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। आपने 40% कटौती क्यों की? क्यों झूठ बोलते हैं आप मुसलमानों से कि हम पसमानदा मुसलमानों को उठाएंगे? आप कहिए, माफी मांगिए मुसलमानों से कि हमने साहब आपको गलत कहा था, 1 करोड़ स्कॉलरशिप देंगे, नहीं, जो बाकी नहीं हम आपको 1 करोड़ दे सके, हम आपको 30 लाख भी नहीं दे पाएंगे। कहिए आप नेशनल टीवी पे। ठीक है सर, अब जरा विस्तार देते हैं। 40% की अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में कटौती हुई है, ये बात सच है, लेकिन गौरव भाटिया जी का जो कहना है, यहाँ पर मैं प्रदीप भाटी जी आपके पास आते हुए, वो कह रहे हैं कि डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी तो वो सारे छात्रों के लिए बनेगी। अगर युवाओं के लिए स्टार्टअप योजना शुरू की जा रही है तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग, तो सबके साथ को लेकर अगर सरकार आगे बढ़ना चाहती है
तो फिर उस मंशा से क्या देखे जाने की जरूरत नहीं है, या अलग अलग हिंदू मुस्लिम इन जातियों को अलग इन जातियों को अलग ऐसे करके तो बजट नहीं रखा जाएगा ना सामने। ये तो कभी नहीं रखा जा सकता चित्रा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और जिन लोगों के लिए भी हो रहा है अच्छी बात है। मैं ये जानना चाहता हूँ, बीजेपी ये काफी देर से मैं सुन रहा था, ये कह रहे हैं कि बजट हमने इतना बढ़ा दिया है, आएगा किधर से हो? आपकी और हमारी जेब कटेगी, उस आम आदमी की जेब कटेगी जिससे जो जीएसटी ये चार्ज कर रहे हैं। आप ऑक्सिम की रिपोर्ट की अभी अतुल जी बात कर रहे थे, 10% रिस्क तो सिर्फ 3% 4% जीएसटी दे रहे हैं। दूसरी बात पे मैं आता हूँ कि ग्रोथ की बात चल रही थी। ग्रोथ में हमने खुद वित्त मंत्री जी ने बजटेड जो ग्रोथ बताई पिछले 3 साल की, पहले 9%, फिर 8% और अब 7% में खुद आ गए। तो ये खुद अपने आप उस ग्रोथ को घटाते जा रहे हैं। इन्हें खुद पता है कि ये किधर पे खड़े हैं। तीसरी बात मैं आता हूं, जो इन्होंने आप समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, योगी आदित्यनाथ ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि इस बजट से सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश को ही होने वाला है। ये चित्रा जी बड़ी अजीब बात है। आप अगर रिपोर्ट देखें तो पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा निचले स्तर पे उत्तर प्रदेश के, हम बिहार से भी नीचे हैं, लास्ट स्टेट है हम। तो कैसे फायदा होगा? आपको अगर फायदा कराना था तो आप स्पेशल पैकेज दिलवाते यूपी के लिए, आप पर कैपिटा इनकम लोगों की बढ़ाते। आपने जो खस्ता हाल आपने क्राइम का कर रखा है, जो खस्ता हाल आपने 108 का कर रखा है, 100 बेटर करते आप, डायल 100 बेटर करते। आपके पास बहुत सारे थे, और जो स्टेट पिछड़ रहा है उसके पास उतना ही स्कोप है आगे बढ़ने का। क्या स्कोप? अभी बात हो रही थी कि हम ग्रोथ 6%, 7%, 8% से कर रहे हैं। चित्रा जी एक चीज बताइए, जिस बच्चे के नंबर 40 नंबर आ रहे हैं उसको 50 आ गए, और जो बच्चा 90 नंबर ला रहा था उसके 91 आ जाए, तो 40 से 50 के पास स्कोप ज्यादा है। तो हम ये कहते हैं कि 50 वाला बहुत अच्छा है, 91 से ज्यादा। तो इंडिया की इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है, और जिस तरह से ये इकोनॉमी का बुरा हाल कर रहे हैं, आप ये समझिए कि इन्होंने हर चीज में, आप देखिए ये बात कर रहे थे अभी गगनयान और उनकी स्पेस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का 8% बजट घटा दिया। हर डिपार्टमेंट का इन्होंने बजट घटाया। कुकिंग गैस, सब्सिडीज, एग्रीकल्चर, सबका जो डीजल किसानों को चाहिए वो डीजल पे इन्होंने लगभग 4 गुना कम कर दिया, फ्यूल सब्सिडी कम कर दी। आप एग्रीकल्चर की बात कर लीजिए, एग्रीकल्चर का लगभग 15 से 16%। आप किसानों का जिक्र कर रहे हैं, हम दिखा भी रहे हैं यहाँ पर कि किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से क्या दावा किया गया है। किसानों के लिए एक ही दावा, जो स्टार्टअप के लिए कृषि वर्धक निधि मैं उसी पे आ रहा था, जो एक चीज दिखाएगी। बाकी तो किसान के बजट 3 एलोकेशन हुई है किसान को, एक 5% डाउन है, एक 13 और एक 12, ये 3 है। लेकिन आपने जो बात कही कि स्टार्टअप्स बनाई है, तक क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण देने की व्यवस्था, ठीक है, अब उस पर बात कर लेते हैं। अगर आपने कहा 20 करोड़ के बैंक क्रेडिट 0.5% है किसानों के लिए, 0.5% पे आप क्या किसान का भला कर देंगे? और 20 to 30% तो माइक्रो बिजनेस का रिजेक्शन है, 41% तो आप कैसे ये सारी चीजें कर देंगे? किसानों का तो कुछ। और स्टार्टअप्स की आप बात कर रहे हैं कि स्टार्टअप्स हमने इतना वो किया। स्टार्टअप्स आप देखिए 90,000 1 लाख स्टार्टअप्स अभी आज की डेट में। एक से एक ये लास्ट पॉइंट खत्म कर देता हूँ। ये स्टार्टअप्स की आप बात कर रहे थे, 8 लाख खुद नीति आयोग का डेटा, 8 लाख लोगों को रोजगार दे पा रही है स्टार्टअप। दैट मीन्स कि आपकी स्टार्टअप चल ही नहीं रही है। आपने सिर्फ कंपनी हर साल बनती थी, कंपनी आज भी बन रही है, कल भी बन रही है। आप हर कंपनी को स्टार्टअप बना के दे देंगे, स्टार्टअप हमने इतनी बढ़ा दी, उसका कोई सेंस नहीं है बजट में। आप ये नहीं मैडम, हर चीज, कुछ चीजें अच्छी हो सकती हैं, जैसे डिजिटल लाइब्रेरी है, ठीक है, हम उसका स्वागत करते हैं, अच्छी चीज करिए। लेकिन आप ये झूठ पे सारे चीजें ये कहते हैं कि बजट बहुत अच्छा है, आप इकोनॉमी को किसी रास्ते पे लेके जा रहे हैं, आप इकोनॉमी को नीचे लेके जा रहे हैं। जो ग्रोथ 12-15% हो सकती थी, उसको आप 6-7 पे लेके आके खड़े हो गए। ठीक है, सुजाता पांडे जी। जी चित्रा जी, पहले तो ये आप अगर इस सरकार की बात करेंगे तो इतिहास देख लीजिए बजट का अभी तक का, कि कभी भी पॉपुलिस्ट बजट लेके या इलेक्शन को ध्यान में रख के बजट नहीं लेके आती है। तो ये रेवड़ी वाली बजट नहीं है। देखिए इसमें हमेशा सरकार का जो बजट होता है वो बाईफोकल हुआ है। शॉर्ट टर्म में ये ध्यान दिया जाता है कि कैसे लोगों के हाथ में पैसा आए। आज भी वही स्थिति को देखा गया है कि इन्फ्लेशन को कम कैसे हो। जब हम बात बेरोजगारी की करते हैं या महंगाई की करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। तो जब हम टैक्स रिबेट की बात करते हैं, जब हम किसान निधि की बात करते हैं जहां पे डायरेक्ट ट्रांसफर होते हैं किसानों को, या फिर जब हम क्रॉप इंश्योरेंस की बात करते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म में लोगों के हाथ में पैसा लाने की बात है। तो और लॉन्ग टर्म में क्या किया जाता है? लॉन्ग टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर को, इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दिया जाता है, जिसका विपक्ष विरोध भी कर रहा है। लेकिन वो भूल जाता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में असली खेल डिमांड और सप्लाई का होता है, और उसमें रीढ़ की हड्डी
और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। यहाँ पे लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे किसान की। हाँ, भारत एक किसान प्रधान देश है, कृषि प्रधान, यहाँ से 65% लोग किसी न किसी तरह से कृषि से जुड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर होता है में बढ़ोतरी होती है, रोड बनते हैं, पुल बनते हैं, मेट्रो बनती है, एयरपोर्ट बनते हैं, गांव जो है सड़कों से जुड़ता है, तो किसान क्या होता है, किसान अपने छोटे गांव के लोकल मार्केट से उठ के बड़े शहर के मार्केट तक पहुंचता है, वहां पे ज्यादा कीमत पाता है, उसके हाथ में पैसा आता है, वहां से रोजगार उत्पन्न होता है। वही, और ये चलता रहे, ये सहयोग विकास चक्र चलता रहे, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना जरूरी है। और जहां तक ये बेरोजगारी की बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि थोड़ा सा बजट पढ़ लेते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। पहली बार सरकार स्किल पे फोकस कर रही है। चित्रा जी, आप जापान का उदाहरण लिख लीजिए। ठीक है, क्या घर घर बजट पहुंचाने से बीजेपी को 2024 के चुनाव में फायदा होगा? ये सवाल हमने दंगल में आज पूछा था। आपके जो जवाब मिले हैं, 81% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 19% लोगों का जवाब नहीं में है। अब 2024 के चुनाव के मद्देनजर ये बजट बीजेपी को कितना पहुंचाएगा फायदा, या विपक्ष बाजी मार ले जाएगा, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।